नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यूपी होम गार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जो है इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में विस्तृत व्याख्या के साथ करवाई जा रही थी और आज इसका ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है। यह जो टेस्ट पेपर है यह घटना चक्र पब्लिकेशन का है। दोस्तों, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपका ये जो टेस्ट है लगातार नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब जो है कल से लगातार आप सभी लोगों को जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सुझाव जो है और आपका छोटा सा सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण बनता है। तो चलिए एक बार कंफर्म कर लीजिए, अच्छे से आवाज़ आ रही है तो हम क्लास को शुरू करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? बताइए, आपके विकल्प में जो कर दिए गए हैं उनमें से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? निगम कर, राज्य उत्पाद कर, या आय कर, या वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहा जाता है। बताइए कौन सा है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? राज्य उत्पाद शुल्क हो जाएगा। यह किसके द्वारा लगाया जाता है? यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? यह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और कृषि से संबंधित जो आय पर कर लगता है वह भी किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वह भी राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। जबकि जो निगम का कर होता है, आय कर होता है और वस्तु एवं सेवा कर, ये तीनों किसके द्वारा लगाए जाते हैं? ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। वहीं पर वस्तु एवं सेवा कर जो होता है जीएसटी, यह किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसको राज्यों में जो है वितरित भी किया जाता है, बांटा जाता है उसे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी क्या है? एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना रिक्त स्थान खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी रूप से उपयोग में की जाने वाली जो स्थिति होती है वह नहीं रह जाती। धन मूल्य खो देती है, सिक्का मूल्य, या मुद्रा मूल्य, या अंकित मूल्य। तो दोस्तों इसमें क्या खो जाता है? जो अंकित मूल्य होता है वह खो जाता है, क्योंकि जैसे मुद्रा पर 500 रुपये लिखा हुआ है और जैसे ही बोला जाएगा कि अब यह मुद्रा जो है लीगल टेंडर मनी नहीं रह गई है, तो क्या हो जाएगा? तो उसकी वैल्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, वो कागज़ का नोट सिर्फ रह जाएगी, है ना। अच्छा, अभी लेटेस्ट में जो है विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 को, आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण अभी लेटेस्ट में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 बजे रात को यह घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से थोक मुद्रास्फीति के उप समूह हैं? दोस्तों ये आगे के जो क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सतही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको उतने से ही काम चला लेना है। बाकी जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ मैं आपको निश्चित तौर पर डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति के उप समूह में है? केवल चलती मुद्रास्फीति, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों, केवल आवास मुद्रास्फीति, या केवल खाद्य मुद्रास्फीति? तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल खाद्य मुद्रास्फीति। ठीक है, थोक मुद्रास्फीति के उप समूह में जो है ये शामिल की गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इसका हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है, इसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कहा जाता है। अच्छा, किसके अधीन आता है सीपीसीबी जो है, या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अधीन आता है? सामान्य से शब्द में आप इसे समझ सकते हैं, पर्यावरण मंत्रालय के। प्रदूषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं उन पर तो जो तकनीकी सलाह होती है वो सीपीसीबी के द्वारा ही दी जाती है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से आरडीएक्स का पूर्ण रूप बताना है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, ये क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। यहाँ पर डिपार्टमेंट होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव होगा। बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। जैसे आरडीएक्स का कुछ अन्य नाम भी याद रखिए, हो सकता है आपसे यहाँ से सवाल पूछ लिया जाए, जैसे साइक्लोनाइट, इसका एक अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट। ठीक है, इसका एक अन्य नाम और है हेक्सोजेन, हेक्सोजेन, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनसे सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए
ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको ध्यान रखना है। जोसेफ प्रिस्टली ने 1774 में जो है ऑक्सीजन की खोज की थी। कब किया था? तो 1774 में खोज किया था। अच्छा, इनके पहले भी विलियम सीले ने नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1772 में ही स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की खोज कर लिया था, लेकिन उन्होंने जो है प्रकाशित नहीं किया था अपने निष्कर्षों को। ये जो ऑक्सीजन है इसको गैस का रूप नाम किसने दिया था? तो एंटोनी लेवोजियर ने। क्या नाम है? एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर ने जो है ऑक्सीजन को गैस के रूप में नाम दिया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन ना हो तो आप आग नहीं लगा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, और बिना ऑक्सीजन के कोई जीव जंतु जो है जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो आप ये चीज़ें भी समझते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद जो है वाक स्वातंत्र्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अच्छा, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? या विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, या विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? बताइए, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य हैं जीएसटी परिषद में। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इसका जो अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कई लोग इसमें प्रधानमंत्री को मान लेंगे, लेकिन यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वह इसका अध्यक्ष जो होता है जीएसटी परिषद का। ठीक है। अच्छा, इसका गठन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत इसको जो है जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है, तो 279A के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। हमारा अगला सवाल, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन था? भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन था? बताइए। तो दोस्तों, ये जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सफल सत्याग्रह था। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ था चंपारण का? यह बिहार में है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? यह बिहार में। ठीक है, 1917 में हुआ था ये। ठीक है, 1917 में। नील की खेती के जो कृषक थे उनको अंग्रेजों के द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ पर खेती करवाई जाती थी, नील की खेती, जिसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पर आंदोलन किया था। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है, चलिए। हमारा अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। क्रिप्स मिशन कब का है? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 का है। कब का है? 1942 का। क्रिप्स मिशन के विरोध में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, यह शुरू कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को जो है शुरू हुआ था बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। ठीक है, इसे एक अन्य नाम दिया जाता है, इसे भारत छोड़ो आंदोलन को एक अन्य नाम दिया जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसे, अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त के महीने में चालू हुई थी 9 अगस्त 1942 को। ठीक है। अच्छा, इसी में महात्मा गांधी जी करो या मरो का नारा दिया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय इस समय कौन था? वायसराय कौन था इस समय? तो वायसराय थे लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, तो वो लॉर्ड लिनलिथगो उस समय जो है वायसराय थे। ठीक है, चलिए। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो वह है राजस्थान। ठीक है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। दोस्तों इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं। भारत के लौह पुरुष जो है उपाधि है इनकी, ठीक है। अच्छा, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, और गृह मंत्री भी थे। अच्छा, 31 अक्टूबर को अभी इनकी जो है जयंती भी मनाई गई। कब? 31 अक्टूबर को इनकी जयंती भी मनाई गई है। अच्छा, किस रूप में मनाई जाती है इनकी जयंती? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गुजरात में उनकी याद में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किससे संबंधित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ये कहाँ पर बनाई गई है? तो ये गुजरात में बनाई गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि आपको हर सवाल में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको दे दिया जाए, जिससे कि अगर सवाल ना भी रिपीट हो तो उनके एक्सप्लेनेशन से संबंधित जो चीज़ें आएँ आप उनसे उनका उत्तर जो है बहुत सहजता के साथ दे पाएँ, ठीक है। चलिए, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो आप सभी लोगों को पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ है, और उसमें कब भी 15 अगस्त 1947 को जो है भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, ठीक है। इसी समय ब्रिटिश संसद ने 1947 में भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था, जिससे भारत और पाकिस्तान जो है दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इसका है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अच्छा, राइबोसोम को ही एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है यहाँ पर, और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटीन बनती है, ठीक है। और यह किससे बना होता है? तो दोस्तों यह आरएनए से बना होता है, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण भी होता है, यहाँ प्रोटीन से बना भी होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय सबसे अधिक जो है कहाँ पर उत्पादित की जाती है? तो आप सभी लोगों को पता है असम में चाय के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जनक के रूप में जो है किसे जाना जाता है, बताइए। किसको जाना जाता है? यूक्लिड को। किसको जाना जाता है? तो यूक्लिड को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, उसको भी आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स नामक पुस्तक किसकी है? तो यूक्लिड की है, जिन्हें ज्यामिति का जनक माना जाता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत की किसी भी जो है बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द का उल्लेख किया गया है जो यह दर्शाता है कि भारत किसी बाह्य नियंत्रण के अधीन नहीं है, यानी कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो कौन सा शब्द है वो? तो आप सभी लोगों को पता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है यह भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता के लिए जो है इंगित करता है। यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 के पहले जब भारत गुलाम था, तो भारत एक राष्ट्र था, लेकिन वहाँ उनका नियंत्रण किसके अधीन था? ब्रिटिशों के अधीन था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। भारत स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय नहीं ले सकता था, लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, यह अपनी आंतरिक नीति और विदेश नीति दोनों को संचालित करने के लिए, निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द आपको जो गणराज्य दिया गया है, जैसे गणराज्य शब्द वो होता है जैसे ब्रिटेन में राष्ट्रपति जो होगा, यानी कि राष्ट्र का जो प्रमुख होगा और सम्राट वहाँ का, वो वंशानुगत होगा, लेकिन भारत के प्रस्तावना में जो है गणराज्य शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। तो गणराज्य शब्द का अर्थ यह होता है कि भारत का जो राष्ट्र प्रमुख होगा, यानी कि राष्ट्रपति, यह क्या होगा? निर्वाचित होगा, यह वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर दो शब्द और हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। ये दोनों शब्द जो हैं सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हैं, यानी कि पंथ निरपेक्षता जो है किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं देती है, ठीक है। राज्य का कोई धर्म नहीं है और यह सभी धर्मों को समान भाव से देखती है, ठीक है। ये चीज़ समझना है आपको।
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जिसे चिकित्सा में क्रांति ला दी? पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? तो आप सभी लोगों को पता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के खोजकर्ता हैं। इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था बाद में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 352 जो है किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। वहीं पर अगर बात करें 356 की, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यानी कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है वो किसके थ्रू लगता है? तो 356 के तहत लगता है। अगर बात करें 360 की, अनुच्छेद 360 की बात करें तो यह वित्तीय आपातकाल की बात करता है। वित्तीय आपातकाल की बात करता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये भी सवाल आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। अच्छा, आपातकाल की जो घोषणा होती है उसमें अनुच्छेद 19 के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं वह स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 यह निलंबित नहीं होते हैं। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 जो है यह स्वतः निलंबित हो जाता है। स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद जो है उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये कौन सा अधिकार अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसका जो अनुच्छेद 14 है उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। हमारा अगला सवाल, प्रस्तावना या उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बताइए। प्रस्तावना में जो राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उल्लेख किया गया है यह किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों यह बंधुता को बढ़ावा देता है। राष्ट्र की एकता कैसे सुनिश्चित होगी? जब समस्त व्यक्तियों में, सारे निवास करने वाले लोगों में आपसी भाईचारा होगा, बंधुता होगी, तो राष्ट्र की एकता सुनिश्चित होगी। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो राष्ट्र एक और रहेगा और अखंड रहेगा, है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसे भारतीय संविधान के जो है उसमें प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये शुरुआत में संविधान में जो है शामिल नहीं था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। ठीक है, तुगलकनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तुगलकनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, अमीर खुसरो जो है किसके दरबारी कवि थे? ये किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, एक है नूह शिपिर और दूसरी है आशिका। इनकी जो रचनाएं हैं, नूह शिपिर और एक है आशिका। आपसे सीधे तौर पर सवाल बन सकता है, नूह शिपिर और आशिका जो है किसकी रचनाएं हैं? तो अमीर खुसरो की हैं। ठीक है, अच्छा, जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है? जनसंख्या घनत्व बताइए क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा D बराबर N अपान स्पेस। D बराबर N अपान स्पेस ये हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। जैसे आपको इस 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कितनी जनसंख्या निवास करती है इसका घनत्व निकालना है, तो 1 वर्ग किलोमीटर और बटा यहाँ निवास करने वाली जो जनसंख्या है उसको अगर आप भाग देंगे तो जो अनुपात आएगा वो आपको निकल के आएगा कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है। सामान्यतः इसको वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए। पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कहाँ पर अवस्थित थी? तो ये कांचीपुरम में। कहाँ पर? कांचीपुरम में। सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अच्छा, ये पल्लव वंश की जो राजधानी है कांचीपुरम किस नदी के तट पर है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस नदी के तट पर है? तो ध्यान रखिएगा, वेगवती नदी के तट पर है। किस नदी के? वेगवती नदी के तट पर। ठीक है, और तंजावुर जो है ये चोल वंश की राजधानी थी। ये भी ध्यान रखना है। किसकी है? ये चोल वंश की है। चलिए, हमारा अगला सवाल, विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा।
हमारा अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो ये 1885 में की गई थी। 1885 में भी कब की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। ठीक है, मुंबई में इसकी जो है स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? तो वो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम, ठीक है, इन्हीं के निर्देशन में जो है इसका गठन किया गया था। आपको इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, ये ब्रिटिश सेवानिवृत्त एक सिविल सेवक थे। अच्छा, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह कहाँ पर हुई थी कांग्रेस की? तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, मुंबई में ही हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई के एक स्कूल में हुई थी, गोकुल तेजपाल। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल मुंबई में हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी जो है प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों भूटान को कहा जाता है। किसको? भूटान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अच्छा, इसमें भी 36 से 51 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के जो अनुच्छेद हैं इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। ठीक है, अच्छा, ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं ये सरकार को निर्देश देते हैं कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र जो है उसको स्थापित करने के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लोगों को जो लाभकारी योजनाएं देना है उनको जो है क्रियान्वित किया जाए। इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भाग 3 जो है यह किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहीं पर भाग 2 किससे संबंधित है? तो ये नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा राज्य जो है अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य जो है वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। और यहाँ किसके द्वारा की जाती है यह चित्रकला? तो वारली जनजाति के द्वारा। वारली जनजाति के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वारली जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो महाराष्ट्र में निवास करती है, जिसके द्वारा वारली चित्रकला की जाती है और ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल जो है वह मौजूद होता है। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। इसका सूत्र होता है CH3CH3COOH। सूत्र क्या होता है? CH3COOH सूत्र होता है। अच्छा, इसमें जो है एसिटिक अम्ल की मात्रा लगभग कितनी होती है सिरके में? तो ये होती है लगभग 3 से लेकर के 9% तक। ठीक है, सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया, किस में पाया जाता है? तो नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड जो दिया है आपके विकल्प में, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो ये नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में पाया जाता है। जबकि ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? ये पालक में पाया जाता है, पालक में। ठीक है, और वहीं पर लैक्टिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये दूध दही में पाया जाता है। कहाँ पर? दही में। लैक्टिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? दही में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? बताइए, अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब राष्ट्रपति जो है अपना कार्य संपन्न करने के लिए अवेलेबल ना हो, यानी कि उपस्थित ना हो, तो उसका कार्य कौन करता है? तो यह उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लग जाता है। और जैसे ही वो आता है फिर अपने पद पर से हट जाते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में फिर से कार्य का संचालन करने लग जाते हैं।
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया है? बताइए, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किसने किया है? तो आप सभी लोगों को पता है, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 16 अक्टूबर 1905 को जो है विभाजन, बंगाल विभाजन जो है लागू हो गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये डेट भी पूछी गई है, लागू हो गया था। अच्छा, इसका लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है? तो ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905 तक। 1905 तक इसका कार्यकाल है। अच्छा, ये बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया है? ये भी बात आपको ध्यान रखना है, रद्द कब किया गया है? तो 1911 में दिल्ली दरबार के समय, ठीक है, इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, बताया गया था कि प्रशासनिक कारणों से जो है इसको अलग किया जा रहा है, विभाजित किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक जो कारण थे हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, कहाँ पर अवस्थित हैं? बताइए किस देश में है? मोगाओ की जो गुफाएं हैं किस देश में अवस्थित हैं? जैसे हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर हैं? तो ये चीन में अवस्थित हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल, वर्ष 2011 में भारत की जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? वर्ष 2011 में भारत की जो जनगणना हुई थी उसका कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो 2 चरणों में किया गया था। पहले में मकानों की गणना की गई थी 2010 में, और उसके बाद जो है जनसंख्या की गणना की गई थी। अच्छा, 2011 की जो जनगणना है ये कौन से नंबर की जनगणना है? तो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, भारत की यह 15वीं जनगणना थी। ठीक है, और जनगणना हर साल जो है हर 10 साल में किया जाता है। ठीक है, चलिए, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो ये इसमें थे 16 महाजनपदों की। अब बात आप सुनते होंगे, प्राचीन काल में जो है कितने महत्वपूर्ण जनपद थे? 16 महाजनपद थे। अच्छा, बौद्ध ग्रंथ एक अंगुत्तर निकाय है। ये जो बौद्ध ग्रंथ है इसके अंगुत्तर निकाय से यह जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद थे। ठीक है, और जिनमें मगध जो है, मगध सबसे शक्तिशाली था। यह भी बात आपको ध्यान रखना है, मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था? बताइए, किस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों वो कौन सी घटना थी? तो चौरी चौरा की घटना थी। ठीक है, चौरी चौरा की घटना ये कब हुई थी? तो ये 1922 में हुई थी। कब? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, और इसी के चलते महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसा के सिद्धांत के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था? 1905 में, अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर। वहीं पर लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज की घटना है वो कब हुई थी? तो 1927-28 के आसपास हुई थी। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? प्रसिद्ध यूनेस्को के स्थल जो हैं बोर्डो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? तो ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये फ्रांस में अवस्थित हैं। कहाँ पर? फ्रांस में अवस्थित हैं। चलिए, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? स्वीकृत संख्या कितनी है? तो यह है 160। कितनी है? 160 है। अच्छा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ जो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये भी पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बना था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था या थे? बताइए, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से कई सारे फैक्ट जो है बनते हैं, इनको मैं आपसे अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और यह स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, स्थायी अध्यक्ष थे। इनके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा,
ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, बाद में राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और ये कब बनाया गया था, तो ये 11 नवंबर 1946 को, ये बात आपको ध्यान रखना है, 11 नवंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये क्या थे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वहीं पर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में कुल अनुसूचियां कितनी है, तो वर्तमान में 12 हैं, लेकिन शुरुआत में कितनी थी, शुरू में कितनी थी, तो ये भी बात ध्यान रखना है, शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है डाला गया है, तो वो अनुच्छेद 246A है। कौन सा है, अनुच्छेद 246A। अच्छा, जीएसटी लागू कब हुआ है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो जीएसटी कब लागू हुआ है, तो ये 1 जुलाई 2017 को, कब लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, किस तापमान पर जो है पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो आप सभी लोगों को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, और इसी तापमान पर पानी का आयतन जो होता है वह न्यूनतम होता है। ठीक है, आयतन क्या होगा, इसी तापमान पर आयतन क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, एम्पियर किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है। एम्पियर जो है किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है, तो एम्पियर किसकी इकाई एसआई इकाई है, तो यह विद्युत धारा की एसआई इकाई है। किसकी है, विद्युत धारा की। अच्छा, विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है यह कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कूलाम्ब है। ठीक है, क्या है, कूलाम्ब है। हमारा अगला सवाल, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है यह कार्य करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जान लेना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 75(1) के तहत जो है राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति जो है उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। कब, प्रसाद पर्यंत। ये शब्द आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल सीधे बनता है यहाँ से कि क्या प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और प्रधानमंत्री जो है अपने जो मंत्रिमंडल की चीज़ें होती हैं उनको राष्ट्रपति तक पहुंचाने का भी कार्य करता है, इसलिए प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच सेतु का कार्य करने वाला पुल माना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, तो दोस्तों निमोनिया रोग जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। वहीं पर यह किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और यह जो है इससे फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता है। किसमें, फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए निमोनिया से यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें इन्फ्लुएंजा, चेचक और जुखाम, इन्फ्लुएंजा, चेचक और जुखाम जो हैं ये कैसे फैलते हैं, तो ये वायरस से फैलते हैं, विषाणु से।
वायरस से ये फैलते हैं, विषाणु से। चलिए हमारा अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको काम पर लगाने के लिए प्रतिबंधित करता है? तो कौन सा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 24 है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 24 है। इसके अनुसार 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको खतरनाक जो इंडस्ट्री है उनमें नहीं लगाया जाता है। अच्छा, वहीं पर 23 के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 23 के बारे में, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ये बालात श्रम से संबंधित है। बालात श्रम से संबंधित है। यहाँ पर बालात का संबंध बच्चों से मत लगाइएगा। बालात श्रम का मतलब ये होता है किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती काम करवाना या किसी भी व्यक्ति से काम करवाना और उसके जो काम के पैसे ना देना, ये बालात श्रम होता है। ठीक है, इससे सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 23 में। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए, रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। अच्छा, इसी के कारण जो है 1930 में इनको जो है नोबेल भी प्रदान किया गया था। 1930 में इनको जो है नोबेल प्राइज भी जो है दिया गया था। हमारा अगला सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है? तो कौन सा अंग है? तो वह अग्नाशय है। ठीक है, यह इंसुलिन पैदा करता है और इसमें भी अग्नाशय के अंदर भी जो है बीटा कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाएं, अगर आपसे अग्नाशय ना दिया जाए, बीटा कोशिकाएं दे दिया जाए तो आपको ये वाला विकल्प चुनना है। ठीक है। अच्छा, इंसुलिन जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो है क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति में जब इंसुलिन कम बनता है तो व्यक्ति में क्या कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्र में वन कहाँ पर पाए जाते हैं? किस भारतीय राज्य में? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 3,42,239 जो है वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। यह क्षेत्रफल के मामले में पहले नंबर पर है। वहीं इसके बाद मध्य प्रदेश जो आता है वह दूसरे नंबर पर आ जाता है, फिर महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आ जाता है और उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर पर आ जाता है क्षेत्रफल के मामले में। लेकिन अगर बात करें जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश जो है पहले नंबर पर आ जाता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? कौन सा पर्वत शिखर जो है काराकोरम रेंज में अवस्थित है? तो ये माउंट जो K2 है, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है, यह जो है काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए, ये त्रिशूल और कामेत ये नेपाल में अवस्थित है शायद। अच्छा, यहाँ पर काराकोरम जो रेंज है इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान रखना है, 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये सेकंड हाईएस्ट जो है चोटी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थान, अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर कौन सा स्थान है? बताना है आपको। अलकनंदा और धौलीगंगा जब मिलती हैं तो वह कौन सा स्थान है, यानी कि वह कौन सा पवित्र स्थल है? किस पवित्र स्थल पर वह मिलती हैं? तो किस स्थल पर मिलती हैं? तो विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग यह अवस्थित है। अच्छा, कुछ अन्य चीज़ें भी आपको मैं बता देता हूँ। यह पंच प्रयागों में से एक माना जाता है और ये कहाँ पर है विष्णु प्रयाग? तो यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। चमोली जिले में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ अन्य जो हैं उनको भी ध्यान रखना है, जैसे एक है नंद प्रयाग एक किन नदियों के संगम पर है? तो ये अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर यह नंद प्रयाग है। ठीक है, वहीं पर अगर बात किया जाए कर्णप्रयाग की, कर्णप्रयाग तो किन नदियों के संगम पर है? तो ये अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर है।
अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग अवस्थित है। और वहीं पर रुद्रप्रयाग की बात किया जाए, रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग किसके संगम पर है? तो यह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा है? तो यह रुद्रप्रयाग है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर एक और ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग, देवप्रयाग ये किसके संगम पर है? तो ये भी अलकनंदा और किस नदी के संगम पर है? तो ये भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है देवप्रयाग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल जो है, एक सवाल जो है जरूर पूछ लिया जाता है। और इसी देवप्रयाग के बाद जो भागीरथी नदी होती है, यहाँ से इसका नाम जो है गंगा हो जाता है। ठीक है, गंगा नदी हो जाता है। चलिए हमारा अगला सवाल, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों उत्तरी हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह में बर्फबारी होती है और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई में क्षेत्र अवस्थित हैं, तो यहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे वन्य घुड़खर जो है अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो कच्छ के रण को जो है वन्य घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक नाम आपको ध्यान रखना है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, जैसे वन्य घुड़खर अभ्यारण्य कहा जाता है। ये इसे घुड़खर जो शब्द है ये किससे संबंधित है? ये जंगली गधे से संबंधित है, जंगली गधे से संबंधित है। ठीक है, आपको समझने के लिए चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर अनूठी पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ पर नमकीन क्षेत्र बहुत हैं और यहाँ पर यह जो जीव है काफ़ी अधिक मात्रा में फैला हुआ है। मतलब फैला क्या है, ये जीव की प्रधानता यहाँ पर अधिक है अन्य जीवों की अपेक्षा। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, 4954 वर्ग किलोमीटर में यह जो है फैला हुआ है। खरीफ की फसलों की कटाई कब की जाती है? बताइए, खरीफ की जो फसलें होती हैं इनकी कटाई कब की जाती है? तो इनकी कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सितंबर अक्टूबर में जो इनकी कटाई की जाती है। लेकिन इनको बोया कब जाता है? तो जब मानसून का सीजन होता है, जैसे जून जुलाई में इनको मानसून का जब सीजन होता है, जून जुलाई में इनको जो है बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। ये खरीफ की फसलें हैं। अच्छा, खरीफ की फसलों में किनको शामिल किया जाता है? ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें शामिल किया जाता है धान को, मक्का और ज्वार बाजरा। ठीक है, ये खरीफ की फसलें हैं। अच्छा, कपास को भी इसी में शामिल किया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कपास भी जो है खरीफ की फसल है। और वहीं पर अगर बात करें रबी की फसलों की, तो रबी की फसलें जो होती हैं इनको जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। जब ये वाली फसलें कट जाती हैं खरीफ की फसलें, तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जो है इनको काटा जाता है। ठीक है, रबी की फसलें। रबी की फसलों में मुख्य फसल कौन सी है? तो गेहूं है। ठीक है, गेहूं, ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? कौन सा है जो पूर्वी तटीय बंदरगाह का एक उदाहरण है? बताइए, तो कौन सा है जो पूर्वी तटीय बंदरगाह का उदाहरण है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है वह पूर्वी तटीय बंदरगाह का उदाहरण है। वहीं पर मुंबई और न्यू मंगलोर बंदरगाह जो हैं ये पश्चिमी तट के उदाहरण हैं। मुंबई और न्यू मंगलोर जो बंदरगाह हैं ये पश्चिमी तट के उदाहरण हैं, पश्चिमी तट पर ये अवस्थित हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं मोरमुगांव बंदरगाह ये भी कहाँ है? तो ये गोवा में अवस्थित है, ये भी जो है पश्चिमी तट का बंदरगाह है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन आ जाता है? तो दूसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र आ जाता है। तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है? तो ये बिहार आ जाता है। तीसरे नंबर पर बिहार आ जाता है। अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो भी आप उसको जो है बता दीजिएगा। चलिए
हमारा अगला सवाल, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति किस तरफ होती है? अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की जो आभासी गति होती है किस दिशा में होती है? तो वो होती है दक्षिण की तरफ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 23 सितंबर के बाद जो होता है दक्षिणी विषुव होता है, और इस समय जो है विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य जो है मूव करने लग जाता है, और उत्तर भारत में ठंडी का सीजन आ जाता है, और धीरे धीरे करके दक्षिण भारत में जो है गर्मी का मौसम आने लग जाता है। ठीक है, यहाँ से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और 21 मार्च के बाद जो है उत्तर की ओर सूर्य मूव करने लग जाता है, तो उत्तरायण की स्थिति हो जाती है, जिससे उत्तर भारत में फिर गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सी परत जो है वो सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों, क्षोभ मंडल की जो परत है सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में लगभग 70 से 75% जो है इसमें वायु पाई जाती है, क्योंकि वायु ही जीव जंतुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन इसमें पाई जाती है, जिससे जीव जंतु जो है जिंदा रहते हैं। और वहीं पर अगर बात किया जाए तो 99% इसमें जो है जलवाष्प भी पाई जाती है, जिससे वायुमंडल की समस्त घटनाएं होती हैं, जैसे बादल बनना, बारिश होना, तूफान आना, ये सारी इसी में किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, क्योंकि फसलों की खेती के लिए भी बारिश वगैरह सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो जीव जंतुओं के जिंदा रहने के लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए जो है सजीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभ मंडल है, और सबसे नीची परत है वायुमंडल की। ठीक है, चलिए, दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब जो है दर्ज किया जाता है? दिन का न्यूनतम तापमान कब दर्ज किया जाता है? तो प्रातः काल सुबह के समय जो है लगभग 5 बजे के आसपास सबसे कम तापमान दर्ज किया जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा समय किस समय होता है? रात के सुबह के 5 बजे के आसपास। अच्छा, सबसे गर्म समय जो होता है, गर्म समय जब कब मापा जाता है? सबसे अधिक तापमान किस में मापा जाता है? तो दिन के 2 बजे के समय। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि 12 बजे मापा जाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि सीधे जो है सूर्य की किरणें जरूर पड़ती हैं, लेकिन पृथ्वी की जो भौतिक अवस्था है उसको, यानी कि पृथ्वी को गर्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास जो है सर्वाधिक तापमान पृथ्वी पर दर्ज किया जाता है। ठीक है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में अवस्थित है। कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में अवस्थित है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह भी बात आपको ध्यान रखना है, 1920 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। सुरहाताल पश्चिम बिहार जो है कहाँ पर अवस्थित है? सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पर है? तो यह बलिया जिले में अवस्थित है। कहाँ पर? यह बलिया जिले में अवस्थित है। यह कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अवस्थित है सुरहाताल पश्चिम बिहार। इसे जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बात आपको ध्यान रखना है। एक अन्य नाम इसका क्या है? जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। नारायण पश्चिम बिहार भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल, गंगा नहर का निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नहर जो निर्माण किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई था। ठीक है, 1854 में जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। 1842 में जो है इसको निर्मित करना चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली जो है कहाँ पर मनाई जाती है? आप सभी लोगों को पता है कहाँ पर मनाई जाती है, तो बरसाना में मनाई जाती है। यह कहाँ पर है? तो यह मथुरा के पास अवस्थित है। कहाँ पर? मथुरा के पास। मथुरा के बरसाना में जो है लठमार होली जो है मनाई जाती है। यह एक अनूठी परंपरा है जिसमें महिलाएं जो होती हैं अपने जो है पुरुषों को लाठियों से मारती हैं, और पुरुष जो होते हैं ढाल का उपयोग करके खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ से देश विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक लोग जो है यहाँ पर देखने के लिए इसको आते हैं। चलिए, हमारा अगला सवाल, इसको हम लोग देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? पीतल का सामान के लिए कौन सा जो है क्षेत्र फेमस है? माचिस के लिए, खेल के सामान के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा फेमस है? बताइए, इसमें जो है पीतल के सामान के लिए कौन सा फेमस है? तो ये है मुरादाबाद। 1 का 3 क्या हो जाएगा? मुरादाबाद पीतल के सामान के लिए फेमस है। वहीं पर अगर बात करें
माचिस के सामान के लिए तो यह बरेली फेमस है। खेल के सामान के लिए तो कौन सा फेमस है, तो मेरठ फेमस है खेल के सामान के लिए। और लकड़ी पर नक्काशी के लिए तो सहारनपुर फेमस है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इफ़को यूरिया का कारखाना जो है कहाँ पर लगाया गया है, तो ये आंवला में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आंवला एक फल भी है, लेकिन एक स्थान भी है जहाँ पर इफ़को यूरिया का कारखाना है उत्तर प्रदेश में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो यह कहाँ पर है बताइए, कहाँ पर है, तो मथुरा में अवस्थित है। कहाँ पर, मथुरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश के किसान बही खाता का प्रारंभ जो है किस वर्ष किया गया था। उत्तर प्रदेश के जो किसान बही योजना है उसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, तो 1992 में किसान बही योजना को जो है शुरू किया गया था। इसमें किसानों के पास जो किताबें होती थी उसमें उनके खेती का सारा विवरण होता था। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी बीनी चदरिया, अपने समय का चर्चित एक उपन्यास था झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है, तो इनका नाम क्या है, अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, इनका नाम क्या है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है। इनकी जो इनका जो उपन्यास है झीनी बीनी चदरिया। दोस्तों एक ही सवाल को कई बार पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें जो है याद हो जाएं, अलग से आपको बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े। ठीक है, चलिए। सफ़ेद बाघों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो रीवा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट अफेयर्स के सवाल हैं काफ़ी। फरवरी 2025 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया ओवरसीज 19 मई 2025 को लॉन्च किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI पोर्टल कितने से अधिक मौजूदा कार्ड धारकों के लिए कार्य क्षमता प्रदान करेगा। बताइए कितने से अधिक के लिए, तो ये 50 लाख से अधिक के लिए जो है कार्ड धारकों की क्षमता को प्रदान करेगा। दोस्तों काफ़ी देर से स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड और भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न श्रेणी की जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपग्रेड करने को जो है मंजूरी दी है। IRCTC नवरत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बना है। बताइए, IRCTC जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है और यह किस नंबर का है, तो यह 25वें नंबर का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है। बताइए, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान जो है किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, तो ये स्थापित किया जा रहा है वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। कहाँ पर, वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में जो है इसको विकसित किया जा रहा है। आपको महाराष्ट्र भी ध्यान रखना है, इससे भी आपका काम चल जाएगा। 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा गरुड़ एरोस्पेस कृषिडोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, ये कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, तो चेन्नई में जो है गरुड़ एरोस्पेस की कृषिडोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय ग्रामीण मंत्री कमलेश पासवान के द्वारा। ठीक है, 4 मई 2025 को विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किस चिकित्सा केंद्र में संपन्न हुआ है। बताइए, जो है पहला मानव मूत्राशय का जो प्रत्यारोपण है किस चिकित्सा केंद्र में जो है संपन्न हुआ है, तो ये हुआ है रोनाल्ड लीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में। कहाँ पर, रोनाल्ड लीगन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस में। ये कहाँ पर है, USA में। दोस्तों ये सारे करंट अफेयर्स जितने हैं मैंने इस PD के जो मैराथन क्लास लिया है 3.5 घंटे की, उसमें एक भी करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है जो बाकी हुआ हो। वो करंट अफेयर्स के लिए ये रामबाण वीडियो है, अगर आपने 1 से 2 बार देख लिया तो आप करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल लगभग गलत नहीं करेंगे। वनडे एग्जाम्स में जो भी आए लगभग 800 सवालों की ये श्रृंखला हमने इसमें कवर करी है। चलिए
हमारा अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। हमारा अगला सवाल, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसने पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। बताइए, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है जिसे 30 मई 1826 को जो है प्रकाशित किया गया था? तो ये इसका नाम क्या है? उदंत मार्तंड। इसका नाम क्या है? उदंत मार्तंड। अच्छा, किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था? जुगल किशोर के द्वारा। जुगल किशोर के द्वारा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, भारत के राष्ट्रपति कौन थे 1975 के आपातकाल के समय? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ताजमहल का पीलापन किसके कारण होता है? बताइए, ताजमहल का जो पीलापन पड़ता जा रहा है वो किसके कारण हो रहा है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण। अच्छा, अम्ल वर्षा में कौन कौन से यौगिक जो होते हैं प्रमुख होते हैं? कौन कौन से तत्व जो होते हैं? एक तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों प्रमुख रूप से जो है भूमिका निभाते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो यह देहरादून में अवस्थित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास जो गोदान है इसके लेखक कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताना है आपको कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना। व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नागालैंड की राजधानी क्या है? बताइए, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोहिमा हो जाएगा। ये गुवाहाटी जो शहर दिया गया है ये असम का है, लेकिन वहाँ की राजधानी नहीं है। असम की राजधानी क्या है? असम की जो राजधानी है वो क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर है। अच्छा, ईटानगर कहाँ की राजधानी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, अगरतला कहाँ की है? तो ये त्रिपुरा की है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थान में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है। बताइए, किसमें जो है उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है? तो साइबर स्टॉकिंग में। साइबर स्टॉकिंग में जो है उपयोगकर्ता को बहुत सारे जो ऑनलाइन मैसेज होते हैं, फर्जी मैसेज होते हैं और ईमेल का जो है सामना करना पड़ता है। इसको जो है ऑनलाइन उत्पीड़न में शामिल किया गया है, साइबर स्टॉकिंग को। लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? बताइए, नारीवादी आंदोलन, मीटू आंदोलन, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन, LGBTQ+ अधिकार आंदोलन। बताइए क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसको कहा जाता है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलनों में लैंगिक समानता की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव और हिंसा हो रहे हैं इनको खत्म करने की बात की जाती है। ग्लोबल लेवल पर इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, नारीवादी आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 सितंबर को। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? प्रसिद्ध कृति जो तंत्रलोक है इसके लेखक कौन है? तो अभिनव गुप्त इसके जो लेखक हैं, अभिनव गुप्त। तंत्रलोक के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त। मानवाधिकार किसके पास है? मानवाधिकार किसके पास है? बताइए, सब लोगों के पास, विद्यार्थियों के पास, राज्य के प्रमुख या अपराधियों के पास? दोस्तों मानवाधिकार जो है ये सबके पास है। ये भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास जो है मानव के जो अधिकार हैं वो उसके पास जो है सुरक्षित हैं, क्योंकि जो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकारों को देखती है उसने मानव अधिकारों को जो है एक उसमें डिफाइन किया है पूरा। 14 या 18 सूत्री जो उनका कार्यक्रम है उसमें पूरा बताए गए हैं कि कौन कौन से मानव के अधिकार हैं, यानी कि वह मानव के अधिकार समस्त मानव को प्रदान किए जाते हैं पूरी पृथ्वी पर। हमारा अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA का मुख्यालय जो है कहाँ पर अवस्थित है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है?
तो यह है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये कहाँ का शहर है? तो यूएसए का शहर है, अमेरिका का। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक बार सवाल मैं फिर से पढ़ देता हूँ। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रसूति बोर्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। गुप्त महिला कांस्टेबलों को जो है छद्म गर्भवती के रूप में तैनात कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जो है विकल्प बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से सटीक विकल्प का चयन करना है। और लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों को फ़ोन कॉल्स को जो है अवरुद्ध करना चाहिए। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, लेबर रूम में जो प्रवेश है और उसके निकास के आसपास सीसीटीवी जो फीड किया गया है, यानी कि सीसीटीवी जो रिकॉर्ड होता है, उसको क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? बताइए। सीआरपीएफ का वह कौन सा विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? तो कौन सा है? तो वो रैपिड एक्शन फोर्स। क्या नाम है उसका? रैपिड एक्शन फोर्स। डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बताइए। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जाकार्ता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकार्ता है। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए। चिपको आंदोलन कहां पर शुरू हुआ था? तो दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहां पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। ये लगभग 1973-74 के आसपास जो है शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है। और राजस्थान में एक ऐसा ही आंदोलन चला था, विश्नोई आंदोलन। ठीक है। कर्नाटक में एक ऐसा ही आंदोलन चला था, अप्पिको आंदोलन। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आरपीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। बताइए। आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसका पूर्ण रूप। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर जिले का जो पुलिस प्रशासन है किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये गोरखपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल। ठीक है। दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि जो कई सारे अधिकारियों के पद दिए गए हैं उनको निचले क्रम से उच्च क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे निचले क्रम में कौन आ जाएगा? तो हेड कांस्टेबल आ जाएगा। ठीक है। हेड कांस्टेबल आ जाएगा, फिर इंस्पेक्टर आ जाएगा, फिर सहायक उप पुलिस अधीक्षक आएंगे, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक आएंगे। ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार आपको और ध्यान रखना है। हेड कांस्टेबल, फिर उसके ऊपर इंस्पेक्टर, फिर उसके ऊपर उप पुलिस अधीक्षक, फिर पुलिस उप महानिरीक्षक। ये इसकी जो है हायरार्की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालों को जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ जो है चीज़ों को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और लाभकारी होगा आप सभी लोगों के लिए। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप इसके लिए अपना छोटा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं। इसके लिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जो भी सारी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए चैनल पर अपलोड की जाएँ उनसे आप वंचित न रहें और समय रहते सारी चीज़ों का जो है लाभ उठा पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।